वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज आपका जलवा होगा, बाद में खाने में हलवा होगा। यहाँ पे आपको 3 मॉडल पेपर कराने वाले हैं। 3 मॉडल पेपर बस आप तैयार कर लेते तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 3 मॉडल पेपर में कवर किया गया है जो आपके हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए फटाफट एक फास्ट रिविजन करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते ही आपको बताते हैं और कैसे आप आंसर लिखेंगे वो भी आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये पहला मॉडल पेपर है और इस पेपर के जरिए सारे क्वेश्चन करा देंगे जो पेपर में हुबहू आने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हुबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना और यहाँ पे अपना नाम लिख देना आप लोग। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है ये लिखा दिखाई देगा। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, आपको बना बना के कुछ लिख कर आना दोस्तों। अगर छोड़ कर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आप कुछ लिख कर आएंगे तो नंबर आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। 9 से लेकर 16 तक आपका अति लघु क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना होगा। कम से कम 4 से 5 लाइन में उत्तर आपको फिनिश करना है। वहीं 17 से लेकर बात करें 22 तक जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा। तकरीबन जो है आपको आधा पेज में या तो एक पेज में पूरा आप आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर 23 और 25 जो रहेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा, तकरीबन 2 पेज में, या तो मैक्सिमम ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो 3 पेज में आप आंसर पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद 25 और 26 जो है आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा। तो चलिए अब पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि मानव भूल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। तो पहला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, आगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है सबसे ज्यादा घना भाषा आबादी है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या वृद्धि पूछा होता तो अफ्रीका महाद्वीप होता और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया में है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पे मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, रटजल, एलन सी सैंपल। सही जवाब इसमें आपका डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, प्रेरी या फिर मानसूनी। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा बी वाला भूमध्य सागरीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पहला स्थान बिहार का आता है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, तो बिहार इसमें नहीं है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर और कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समूह सबसे छोटा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला जो है बौद्ध, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुमुदी या फिर जो है बाईमुदी या फिर रोपड़ फसल जिसे कहते हैं वो है। रोपड़ फसल किसे कहते हैं, इसमें से कौन सा रोपड़ फसल है। गेहूं, चावल, मक्का, रबर। तो इसमें रबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो सभी को पता होगा ये अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर तकरीबन में इसमें बोई जाती है। तो इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके क्वेश्चन में रिपीट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सरल आसान शब्दों में। आइए दोस्तों फास्ट रिवीजन करते हैं सरल आसान शब्दों में। बस क्वेश्चन का पैटर्न एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाते हैं उत्तर पे और क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मानव भूगोल को सिंपल परिभाषा ले सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले मानव, उनकी गतिविधियाँ, संस्कृति, जनसंख्या, आर्थिक कार्यों या फिर पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या फिर और सिंपल में ले सकते हैं तो इसमें ले सकते हैं कि मानव
ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध है इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, रटजर के अनुसार लिख सकते हैं इसमें कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संश्लेषित अध्ययन है, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आपका परिभाषा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के 2 कार्य बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो पहला कार्य होता है कृषि, दूसरा कार्य होता है खनन। बहुत सारे कार्य होते हैं, 2 पूछा गया है, 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना होती क्या है, इसका महत्व क्या है? तो उसमें लिखेंगे आयु संरचना से ये पता चलता है कि किसी देश में कितने बच्चे, युवा और वृद्ध लोग रहते हैं। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। तो आयु संरचना का मतलब होता है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं और कितने युवा हैं और कितने वृद्ध हैं, इन सबको देखा जाता है और यही जो है आयु संरचना का महत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे से मैं देखिए अगला है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा गया है, इसके 2 कार्य बताइए। WTO क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और इसके 2 कार्य बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला हो जाएगा कि जो WTO है ये देश के बीच में व्यापार के नियमों को बनाता है। दूसरा पॉइंट, व्यापार संबंधी अगर कोई विवाद होता है उसका समाधान भी करता है। तो 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट आप लिख दीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे फसल गहनता का गणना कैसे करते हैं, फार्मूला पूछा जाता है। फसल गहनता की जगह शस्य फसल पूछ सकता है, यहाँ पे शस्य फसल भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमा सकता है, यहाँ पे शस्य फसल पूछ लेगा तब भी यही राइट आंसर होगा। इसमें उत्तर इसका आप जो है लिखेंगे सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे बटे कर देंगे इसको इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने भागे का निशान लगाया है। फिर नीचे लिखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसके आगे यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, बस पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी सकल बोया गया क्षेत्र भागे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे उसके सामने 100 कर देंगे, तो ये फार्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में रेल परिवहन का जो है महत्व क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। चाहे सड़क परिवहन का महत्व पूछे या फिर रेल परिवहन का महत्व पूछे या फिर वायु परिवहन का महत्व पूछे या फिर जल परिवहन का महत्व पूछे, चारों में से कोई एक महत्व आपका जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे जो है आपका यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर, जैसे कि भारतीय रेल देश का सबसे सस्ता और सुविधाजनक परिवहन साधन है। यह लोगों को और जो है लोगों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक है। व्यापार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस उस प्रकार से लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है पारंपरिक ऊर्जा के किन्हीं 2 स्रोतों का नाम लिखिए। पारंपरिक ऊर्जा वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम आपको 2 इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, क्यों? टिप्पणी इस पे थोड़ा सा करना है। तो चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित उद्योग होता है, जो कि गन्ना 1 वर्ष में होकर तैयार होता है, ऐसे आप ले सकते हैं। इसीलिए चीनी जो मिलें होती है साल भर में एक ही बार चलती हैं, साल भर नहीं चलती हैं, इसी कारण मौसमी उद्योग कहलाता है। इस प्रकार से ले देंगे, अच्छे से पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसके लिए आपको यहाँ पे 6 अंक मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा इसमें चेंज करके क्वेश्चन रिपीट करता है, तो बस एक बार क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। 2 कारण पूछा गया है, तो जितना पूछा गया आपको उतना ही लिखना है। लेकिन इसमें जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन अति लघु में पूछेगा तो यहाँ पे केवल आप हेडिंग बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछेगा तो इसके बारे में आप यहाँ पे व्याख्या भी करेंगे, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। जैसे जल प्रदूषण के 2 कारण में पहला यहाँ पे है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो औद्योगिक कचरे होते हैं वो जल प्रदूषण फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा नदियों में छोड़ा जाता है, जैसे और फैक्ट्रियों में गंदा पानी मिलने से जल दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे घरेलू और सीवेज अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, इन्हीं शहरों का गंदा पानी बिना शुद्ध किए नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी योग्य जो है होता है, पीने योग्य पानी नहीं रहता है और जल जो है दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि संचार
उपग्रह संचार का महत्व क्या है? तो महत्व में आप यहाँ पे अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखेंगे, 4 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो संचार उपग्रह के महत्व में पहला पॉइंट है, दूर दराज क्षेत्रों तक तेज संचार सुविधा पहुँचाने का काम उपग्रह संचार करता है। नेक्स्ट, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से चलती रहती है, तो ये उपग्रह संचार के माध्यम से चलता है। नेक्स्ट है, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन में सहायता मिलती है, ये उपग्रह संचार से होता है। नेक्स्ट है, रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी, ये उपग्रह संचार से काफ़ी महत्व मिलता है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, इसके द्वारा यानी भारत के द्वारा छोड़े गए उपग्रह संचार को काफ़ी मजबूत बनाते हैं, जिससे जो ये सब जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे से संचालित हो पाती है। ठीक है, आगे इसके बाद जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। तो 2 कारक पूछा गया है, 2 ही लिखिए, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट आप लिख के उसको आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये 4 नंबर में पूछेगा तो उसके बारे में आप यहाँ व्याख्या करेंगे जैसा यहाँ पे किया गया है। जैसे पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या है? समतल भूमि यानी मैदान, उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता, ये सब जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और यहाँ पे जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, इस प्रकार से ले देंगे। दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में उद्योग, रोजगार और परिवहन सुविधा जो है जनसंख्या को आकर्षित करती हैं, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप लिख देंगे, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक तरीका और है, यहाँ पे जैसे हेडिंग बना लेंगे इस प्रकार से, इसको 1 पॉइंट आप यहाँ लिखिए, 1 पॉइंट आप यहाँ लिखिए। ठीक है, 2 पूछा गया है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे डायग्राम में बना दीजिए। फिर इसके बाद पहला नंबर लिखिए, हेडिंग बनाइए, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर दूसरा हेडिंग बनाइए, हेडिंग यहाँ लिख के इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तो ये आपका लगभग 1 पेज में कवर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम बना देंगे तो डायग्राम से पेज कवर हो जाएगा, हेडिंग बना के लिखेंगे तो लगभग आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करें, नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि की समस्या बताइए। तो आप चाहें तो इस समस्या को ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम इस प्रकार से जो है आप चाहें तो ऐसे जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो एक एक करके उसकी व्याख्या कर दीजिए, पूरा 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आपका। यहाँ पे लिखेंगे भारतीय कृषि क्या समस्याएं हैं, तो उसमें वर्षा पर निर्भरता है, पहली समस्या। दूसरा, छोटे और बिखरे खेत हैं, कहीं यहाँ पे है खेत तो कहीं यहाँ पे है, तो देख रेख करने में दिक्कत हो जाती है। अगला है आधुनिक तकनीकी की कमी देखने को मिलती है आज भी, और उर्वरक और सिंचाई की कमी भी देखने को मिलती है, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये सारी समस्याएं आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में खनिज तेल उत्पादन और वितरण के बारे में आपको बताना है। उत्पादन जब बताएंगे 2 अंक मिलेगा, वितरण के बारे में 2 अंक मिलेगा, फिर इसके बाद 4 अंक आपके यहाँ से मिलेगा। एक चीज और आपको बता दें कि यही क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे खनिज तेल की जगह बस पेट्रोलियम कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर खनिज तेल की जगह पेट्रोलियम कर दे कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की वितरण बताइए, तब भी यही आंसर होगा। खनिज तेल पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भारत में खनिज तेल मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में प्राप्त होता है, तो कहाँ कहाँ होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे, समुद्री और जो है नदी क्षेत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नदी क्षेत्र आ जाएगा, जैसे कि भी देखिए। अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे उत्पादन क्षेत्र, तो इसमें लिखेंगे भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादन मुख्यतः 3 क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पे पहला जो नदी क्षेत्र आ जाएगा वो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। अब इस आंसर को 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो मैंने असम लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ नाम लिखा है उसका, वो आपको नहीं याद होता है, तो आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ लिखिए पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लिखिए अपतटीय क्षेत्र, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नाम पता है तो आप लिखेंगे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि असम किसी समुद्र के तट पर नहीं है, ये नदी तटीय में जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असम में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे पुराना है, और यहाँ पे डिगबोई जो है वो सबसे पुराना तेल जो है यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है। नाहरकटिया ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप उसके बारे में लिख देना, नहीं याद रहेगा तो आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या असम के बारे में आप लिख देना, काम आपका हो जाएगा। अगर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो गुजरात में अंकलेश्वर है, कलोल है। ठीक है, ये सब जो है गुजरात में पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं अगर आप तटीय क्षेत्र की बात करें तो मुंबई हाई है, अरब सागर में स्थित जो है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। एक तरीका और है 4 में 4 और 6 में 6 पूरा नंबर लाने का। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता, पूरा नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा बस आप यहाँ पे मैपिंग अगर कर देते हैं तो
ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मैपिंग कर देंगे तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप भर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मुंबई हाई है, ठीक है। समुद्र में यहाँ पे मुंबई हाई है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर समुद्र में मुंबई हाई है, ठीक है। और यहाँ पे पड़ेगा आपका अंकलेश्वर गुजरात में। तो इस प्रकार से मैपिंग करके नाम लिख देंगे। यहाँ पड़ेगा असम, ठीक है। नाम लिख के पूरा अच्छे से दर्शा देंगे। बेहतरीन नंबर दोस्तों मिलेगा, पूरा 4 में 4 नंबर, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में आपका गुजरात हो जाएगा और अपतटीय में मुंबई हाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया उत्पादन क्षेत्र। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे, पॉइंट और लिख सकते हैं कि भारत में तेल उत्पादन का कार्य जो है मुख्य रूप से ओएनजीसी करता है। इसका जो उत्पादन करना होता है, मार्केटिंग करना होता है, ये ओएनजीसी करता है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरत उतना नहीं है, ठीक है। अब इसका वितरण क्षेत्र क्या है, वितरण व्यवस्था क्या है, तो उसमें लिखेंगे कच्चे तेल को पाइपलाइन द्वारा रिफाइनरी तेल जो होते हैं, तेल शोधन जो कारखाना होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि शोधन के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि उत्पाद हमारे पास बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। देश भर में टैंकर, रेल या पाइपलाइन के माध्यम से इनका वितरण किया जाता है। प्रमुख रिफाइनरियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में स्थित हैं। यानी जो तेल शोधन कारखाना है वो इस प्रकार से इन राज्यों में स्थित है, तो ये वितरण व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा देश के आर्थिक विकास में खनिजों का योगदान क्या है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान है। यहाँ पे पहला योगदान है उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, तीसरा पॉइंट। निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, चौथा। ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप ले सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। 4 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 2 प्रश्न आपको करना होगा। 6 अंक आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे भारत में कुल उत्पादन की वितरण जो है, जो इसका वर्णन कीजिए उत्पादन और वितरण का। तो यहाँ पे देखिए कोयले के बारे में पूछा गया है। तो जैसे मैंने पेट्रोलियम के बारे में आपको बताया है, वैसे आपको कोयले के बारे में लिखना है। और अगर पूरा नंबर चाहिए आपको, ठीक है, पूरा नंबर, तो थोड़ा सा दोस्तों आप मैपिंग कर दीजिएगा। आपको संसार और भारत का मैप मिलेगा, आप उसको बना के वहीं से देखकर बना के छोटा सा बना के आप दर्शा सकते हैं, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। भारत में रेल परिवहन के विकास और उसकी जो है विशेषताओं के प्रकाश डालिए, उसके ऊपर वर्णन करना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपने शब्दों में से आप बयां कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे है कि मानव भूल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में सकते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। भारत में वायु परिवहन के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मानचित्र के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, पूरा डिटेल में 5 सालों का मानचित्र करा दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, अच्छे से इसे पूरा कवर कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला समझे थे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, जीन ब्रूस, ग्रिफिथ टेलर, LEC सैंपल या फिर कॉल रीटर। तो इसमें जवाब हो जाएगा नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ जाता है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन, भारत। तो इसमें राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। वैसे पहला स्थान भारत का आ चुका है जनसंख्या में, लेकिन अभी NCERT में जो आपका NCERT है उसमें जो दिया गया है आप उसे फॉलो करेंगे तो चीन इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, पूछा है परिवहन, खनन, कृषि, आखेट। तो उसमें परिवहन जो है ये सेवा क्षेत्र में आता है, तो ये तीसरा पार्ट आ जाएगा, इसमें तृतीय क्रिया में आ जाएगा, तो यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे सड़क के किनारे विकसित जो मानव बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार की होती हैं, आयताकार, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार। तो जो सड़क होता है इस प्रकार से सड़क होता है, तो यहाँ पे रेखीय में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा पहला वाला 121 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे, भारत का भिलाई जो नगर है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो जवाब होगा इसमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए या फिर जूट उद्योग के लिए। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। और भिलाई पड़ता है आपका जहाँ पे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। आगे आते क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सा नगरीय की समस्या नहीं है, नगरीकरण की समस्या नहीं है, ये पूछा गया है। विस्तृत कृषि, मलिन बस्तियाँ, यातायात की समस्याएं, औद्योगिकरण। तो इसमें जो विस्तृत कृषि है ये नगरीकरण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8वें पे, और 8वां क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दूषित है? ठीक है, सबसे अधिक दूषित नदी है नर्मदा, यमुना, तुंगभद्रा, सतलज। तो उसमें सबसे ज़्यादा यमुना जो है वो नदी दूषित मानी जाती है। ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए फटाफट इनका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं सरल आसान शब्दों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन की मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो मानव जो भूगोल है उसके विशेष क्षेत्र में जनसंख्या भूगोल लिख सकते हैं, आर्थिक भूगोल लिख सकते हैं। तो उसमें जनसंख्या भूगोल में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्याख्या कर देंगे 2 लाइन का। आर्थिक भूगोल में लिख सकते हैं जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से व्याख्या कर देंगे, 2 अंक आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व के 2 अधिक जनसंख्या वाले देशों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं विश्व में 2 अधिक जनसंख्या वाले देशों का नाम। इसमें पहला आप यहाँ पे चीन लिखिए, ठीक है, पहला चीन लिखिए। दूसरा भारत लिख दीजिए। बस इतना काम कर देना और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पूर्वी एशिया में है विशेष रूप से चीन, जापान हो जाएंगे। दक्षिणी एशिया में विशेषकर भारत, बांग्लादेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा गया, आप सीधा सीधा नाम लिखिए भारत और चीन, ठीक है, हो जाएगा काम आपका। अगला यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप की 2 सेवाएं का नाम बताइए। तो चतुर्थक जो क्रियाकलाप वो ज्ञान आधारित सेवा होती है, जिसमें IT सेवा आ जाएगा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा। दूसरा अनुसंधान यानी खोज आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट इस प्रकार से बना के आप उसमें लिख देंगे। आगे इसमें है नगरीय बस्तियों के प्रकार बताइए। तो जो नगरीय बस्तियां हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप ले सकते हैं नगर होते हैं, महानगर होते हैं, सन नगर होते हैं। तो इन 2 पूछा गया है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 लिखा गया है, 2 आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है लिंगा अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो किसी देश या क्षेत्र में 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनजाति की बस्तियों की विशेषता बताइए, उनकी बस्तियाँ कैसी होती हैं। तो भारत में जनजातीय बस्तियाँ प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में, वनों क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है और इनकी विशेषता आप यहाँ पे लिख देंगे। ये प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कच्चे झोपड़ी या मकान में रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जल प्रदूषण की परिभाषा और स्रोत बताइए। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब जल हानिकारक पदार्थ मिल जाए तो उसकी गुणवत्ता जो है घट जाती है, तो उसे जल प्रदूषित हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत में है औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू जो सीवज होते हैं, ये आपके स्रोत होते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है, ठीक है। आगे इसके बाद है नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसमें नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों के कचरे जो होते हैं उसको संग्रह करना, पृथक्करण करना, पुनर्चक्रण करना, निपटाना करना, यानी व्यवस्था करना, सही तरीके से मैनेजमेंट करना, ये सब नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इन्हें शहर में जो कूड़ा करकट फैला रहता है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, कूड़ेदान में कूड़ा डालना, ठीक है, गीला कचरा जो है गीले डब्बे में डालना, सूखा कचरा जो है सूखे डब्बे में डालना। इस प्रकार से जो आपको मैनेजमेंट करना है वही नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन की नज़र पे जो है यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन है कि विश्व में असामान्य जनसंख्या के वितरण की विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछली भी वीडियो में मैंने इसको बताया था कि कैसे इसके बारे में आप ले सकते हैं। चाहे इसको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या चाहे ऐसे हेडिंग वाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला कारक लिखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक में है जलवायु है, स्थलाकृति है, मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, उपजाऊ मैदान, ये सब जनसंख्या यहाँ पे अधिक पाई जाती है क्योंकि जनसंख्या के मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आर्थिक कारक ले सकते हैं। इसमें उद्योग है, व्यापार है, रोजगार के अवसर है। जहाँ ये सब सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ मानव ज़्यादा निवास करना पसंद करता है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक में ले सकते हैं, जिसमें शिक्षा, परंपराएं, इतिहास या फिर जो है किसी भी धर्म के जो भी संस्कृति होती है जहाँ पे अपनाए जाते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पे राजनीतिक कारक लिख सकते हैं, जिसमें स्थिर सरकार, सुरक्षा नीतियाँ, यानी सरकार जो है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है, सरकार वहाँ सुविधा देती है तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो ये राजनीतिक कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन में लिखेंगे जहाँ पे खनिज, वन, जल स्रोतों का विकास होता है वहाँ पे मानव भी विकास होता है, ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट कि द्वितीय
तृतीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। चाहे द्वितीयक तृतीयक में पूछे, चाहे प्राथमिक द्वितीयक में पूछे, चाहे तृतीयक या फिर चतुर्थक में पूछे, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगर पहले इसकी बात करें स्वरूप को, तो यहाँ पे दो तरीका है। चाहे आप इस प्रकार से हेडिंग बना के इस प्रकार से लिखिए, या तो उसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे लिखिए प्राथमिक क्रिया, यहाँ पे द्वितीयक क्रिया। अगर यहाँ पे द्वितीयक पूछा, यहाँ पे द्वितीयक, यहाँ पे तृतीयक हो जाएगा। अब इसके बारे में जो है एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट में लिखना है आपको, 1 2 3 4 पॉइंट में, ठीक है। 4 पॉइंट आप बना के इसमें अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय क्रिया में लिखेंगे कि यह निर्माण क्षेत्र होता है, इसमें कच्चे माल से नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। वहीं अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो यह सेवा क्षेत्र होता है, जहां वस्तुओं के बजाय सेवा प्रदान की जाती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए मुख्य काम में क्या लिखेंगे। द्वितीय जो क्रिया होती है, प्राकृतिक संसाधनों को रूप बदल कर उससे मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, कपास कृषि में होता है, खेती में होता है, और कपड़ा जो है आपका उद्योग में, यानी द्वितीय क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। अगला है तृतीयक में, उत्पादन और व्यापार को कुशल बनाने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो तृतीय क्रिया में होती है, जैसे परिवहन है, बैंकिंग सेवा है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें श्रम के प्रकार में आप इसमें ले सकते हैं। यही पॉइंट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखेंगे द्वितीय क्रिया में, इसमें मशीनों, शारीरिक श्रम का भी प्रधानता देखने को मिलती है। और तीसरे में आप इसमें लिखेंगे कि इसमें मानसिक कौशल, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे चौथा ले देंगे, 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। द्वितीय में क्या होता है, इसमें लोहे से स्टील बनाना, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब जो है आपके द्वितीय क्रिया में आ जाएंगे। वहीं तृतीय क्रिया में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, व्यापार, मोची, नाई, धोबी, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आएगा कि विकासशील देशों में नगरीय वस्तुओं की जो समस्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में नगरीकरण तेज से बढ़ रहा है, और जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे क्या क्या है, झुग्गी झोपड़ियां, बस्तियां वो देखने को मिलती है, यहाँ पे आवास की कमी देखने को मिलती है, तो लोग झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। बेरोजगारी देखने को मिलती है, रोजगार जो है सीमित अवसर देखने को मिलते हैं, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जल एवं स्वच्छता की कमी देखने को मिलती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसमें वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण। तो कहने का मतलब कि अगर नगर में जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या जरूर पैदा होगी। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आएगा कि भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के 4 कारण बताइए। क्यों गांव से लोग शहर में जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे रोजगार की तलाश में जाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए जाते हैं, बेहतर जीवन स्तर के लिए जाते हैं, कृषि पर निर्भरता जो है वो कमी देखने को मिल रही है, इसलिए वो शहर में चले जाते हैं, ठीक है। इस कारण लोग गाँव छोड़कर शहर में चले जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए, उसका क्षेत्र बताइए। तो गुच्छित बस्ती क्या होती है, आप इसमें लिखेंगे कि जब मकान एक दूसरे को निकट या पास पास बने होते हैं और रास्ते सकरे होते हैं, तो इस प्रकार को जो हम गुच्छित बस्ती या संकुलित बस्ती के नाम से जानते हैं। ऐसी बस्तियां कहाँ देखने को मिलती हैं, तो इसकी जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब में देखने को मिलते हैं। या फिर सिंपल भाषा में कहें कि ये बस्तियां मैदानी भागों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आएगा कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे विकास करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, उसी को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य विशेषता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें जो है मृदा संरक्षण और वनीकरण ये करना चाहिए, सिंचाई एवं जल संरक्षण की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए, कृषि व बागवानी को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यटन का विकास करना चाहिए, रोजगार सृजन करना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ भी विकास बनता है, वहाँ भी विकास करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मानव भूगोल, अस्थायी पृथ्वी, क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये एलन सी सिंपल की परिभाषा है, और सिंपल शब्दों में आपको जो है इसको बता देना है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कह रहा कि उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का नाम बताइए। जैसे आर्थिक भूगोल होता है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक भूगोल। तो जो आर्थिक भूगोल होता है ये शाखा है या उपशाखा, ये शाखा है, ठीक है, ये क्षेत्र है। और इसी के अंतर्गत आता है कृषि भूगोल। तो कृषि जो भूगोल है ये आपका उप शाखा हो जाएगा, इन उप क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भूमि और नमन से आप क्या समझते हैं। भारत में भूमि और नमन से जो है कम करने को उपाय। भूमि निम्नीकरण यहाँ पे होना चाहिए, सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है। तो भूमि निम्नीकरण, भूमि जो ह्रास हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण, उसका उपाय बताना रहेगा। फिर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में किस राज्य में स्थित, तो ये राजस्थान में है और सतत पोषक विकास में कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो आप जो है इसको अच्छे से बना के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। फिर मानचित्र वाला क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में पूरा मैराथन का हूं, आप उसे देख सकते हैं, अच्छे से मैंने कवर करवा दिया है। दोस्तों बात करते हैं तीसरा मॉडल पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूल का जनक किसे कहा जाता है। कार्ल रिटर को, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को, फ्रेडरिक रडजल को या फिर एलेंसिस सैम्पल को। इसमें सही जवाब का हो जाएगा फ्रेडरिक रडजल को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें जवाब होगा 1945, 1991, 1995, 2000 में। इसमें जवाब होगा आपका 1995, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप पूछा गया है, उद्योग, कृषि, परिवहन, व्यापार। तो इसमें जो कृषि है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये सब जो है द्वितीयक और तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत किसका होता है, पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो पूंजीवाद होता है यही आपका व्यक्तिगत होता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला जो पॉइंट है इसमें आता है ऑप्शन बिहार का। ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन इसमें आता है वो आता है वेस्ट बंगाल का। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका केरल का। और चौथा जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका यहाँ पे यूपी का। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, बीबी के। ठीक है, बीबी के ऊपर, बीबी के ऊपर ये ट्रिक है। तो बीबी के ऊपर का मतलब यहाँ पे है कि बी से हो जाएगा बिहार। ठीक है, बी से बिहार और दूसरे बी से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। और जो है बीबी के ऊपर के से केरल हो जाएगा और ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ना बिहार दिया है और ना ही तो वेस्ट बंगाल दिया है, तो केरल यहाँ पे दिया है तीसरा वाला, तो तीसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो राणा प्रताप सागर, नरौरा, कल्पक्कम, तारापुर। इसमें आपका तारापुर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। तो सभी को पता होगा ये राजस्थान से जाती है। ठीक है। आगे इसमें आठवां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, हल्दिया पत्तन यानी बंदरगाह अवस्थित है किस राज्य में स्थित। तो ये सभी जवाब हो जाएगा इसमें वेस्ट बंगाल, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अति उत्तरीय प्रश्न का, जिसका उत्तर लिखेंगे 25 शब्दों में। 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं या जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। आप इसमें लिखेंगे सरल शब्दों में, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका एक सूत्र होता है, लिखेंगे जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल हो जाएगा या भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। इसको बॉक्स में कर देंगे, पूरा नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रदेश के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है उसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आवश्यकता है, लिखेंगे प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य किसी क्षेत्र के संसाधनों और विकास का संतुलित रूप प्रबंधित करने के लिए। इसका जो है कुछ आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित कारण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, संतुलित विकास करने के लिए, यानी सभी प्रदेश का संतुलित समान विकास हो, इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अत्यधिक शहरीकरण को रोकना, जो लोग गांव से शहर में जा रहे हैं उनको गांव में ही सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे, तो शहर में लोग क्यों जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आगे इसमें है नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है और भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र का नाम बताइए। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा आप लिख देंगे एक लाइन कि नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक विखंडन और संलयन से उत्पन्न होता है। विखंडन का मतलब होता है कि जब 2 परमाणु आपस में
जब दो परमाणु टूटकर अलग होते हैं, विखंडन का मतलब अलग होना, जब दो परमाणु आपस में टूटकर अलग होते हैं तो उससे परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या फिर आणविक ऊर्जा बनती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, आणविक ऊर्जा क्या होती है, तो तीनों का आंसर एक ही होगा, तीनों शब्द एक ही है, ठीक है। और संलयन का मतलब होता है जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो जो जुड़ेंगे तब ऊर्जा बनती है, जब बिछड़ेंगे तब ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा परिभाषा। और इसके दो केंद्र आप यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे तारापुर लिख देंगे पहला, जो कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, और पड़ता है नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से मानचित्र में भी आता है भरने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण बताइए। तो जल प्रदूषण प्राकृतिक कारण में लिखेंगे, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, या तो चाहे आप लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोतों में अवांछित तत्व मिल जाते हैं। अवांछित तत्व का मतलब होता है इसमें धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट, ये सब, ठीक है। आगे इसमें क्या कारण है तो लिखेंगे मृदा अपरदन। जब मिट्टी कटाव होता है तो नदी में बहकर जाती है मिट्टी, फिर इसके बाद नदी जो पानी स्वच्छ रहता है वो दूषित हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो है पानी दूषित हो जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सतत पोषणी विकास की संकल्पना को बताइए। तो इसमें आप लिखेंगे कि सतत पोषणी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जाए, उसे सतत पोषणी विकास कहा जाता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन की परिभाषा लिखिए। जल संभर प्रबंधन में लिखेंगे जल संभर प्रबंधन जल स्रोतों का संरक्षण और सतत विकास की प्रक्रिया से है, जिससे जल उपलब्ध सुधार जो है किया जा सके। कहने का मतलब है कि हमें जल को बचाना है, संरक्षण करना है। किस प्रकार से करना है, यहाँ पे कार्य लिखेंगे इसके, जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, यानी जो पानी होता है उसको तालाब वगैरह बना के उसमें इकट्ठा किया जाए, ताकि धीरे धीरे जमीन से रिच कर जो है जो भूजल है, जो पृथ्वी के अंदर जो जल है वो कहीं न कहीं उसका जो है मेंटेन बना रहे, नहीं तो जल की दिक्कत हो जाएगी भविष्य में आके, ठीक है। नदियों, तालाबों में, झीलों में इसका संरक्षण करना चाहिए ताकि पानी जो है बचत किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नीले कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे नीले कॉलर श्रमिक में, नीले कॉलर श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। वो कारखानों में, कंपनी में, फैक्ट्रियों में, निर्माण स्थलों में मशीनों से जो है संचालित कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनी में काम करते हैं श्रमिक, उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो पूछ सकता है पल्ली बस्ती, पल्ली बस्ती वह आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थिर होते हैं, जिससे कृषि प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होते हैं। इसे नगड़ा, नल्ला, पल्ली के नाम से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इन्हें जो गाँव होता है, गाँव में छोटे छोटे पूर्वे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पूर्वे होते हैं उसी को स्थानीय तौर पर पल्ली बस्ती कहा जाता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। आइए इसको नजर डालते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में अपभरक यानी माइका का विवरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें लिखेंगे माइका अपभरक, जो बिजली का खंभा होता है, बिजली का जो खंभा होता है उसमें जो है आपको दिखे काले काले पत्थर लगे होते हैं, काले काले पत्थर लगे होते हैं। तो जो काले काले पत्थर लगे होते हैं ना, उसी को माइका अपभरक कहते हैं, उसमें माइका का अंश मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे अपभरक यानी माइका एक महत्वपूर्ण खनिज है, एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधन, औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। भारत अपभरक उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है, ठीक है। और उसके कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं, तो आप यहाँ पे लिख वितरण क्षेत्र या खनन क्षेत्र। झारखंड में उत्पादन होता है, सबसे अधिक जो अपभरक उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है, और गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग में होता है, ठीक है। बिहार की बात करें तो गया और नवादा जिले में भी इसका उत्पादन होता है। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान में भी भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अजमेर है, यहाँ भी अपभरक देखने को मिलते हैं, यहाँ पे उत्पादन होता है। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, नेल्लोर जिला अपभरक उत्पादन के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे इसका स्टेट अगर आप याद रहेगा तभी आपका काम हो जाएगा। और अगर 6 में 6 या 4 में 4 नंबर पूरा चाहिए तो इसका आप मैपिंग कर दीजिए, ठीक है। मैपिंग करके स्टेट का नाम दर्शा दीजिए, भाई साहब पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण के बारे में आपको बताना है। इसमें लिखेंगे प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्ति की प्रधानता शुभ कार्य करने वाली विचारधारा को मानव के प्राकृतिकरण कहा जाता है। इसे संभववाद भी कहा जाता है। अगर पेपर में घुमा
के पूछ ले कि संभववाद किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा आप यहाँ पे छाप देंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि मानव प्रकृतिकरण से तात्पर्य यह है कि उस प्रक्रिया से जिसमें मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने अनुकूल उसे वातावरण बना लेता है। कहने का मतलब ये कि मानव ने कुछ संभव कर दिया है और उसी संभव प्रक्रिया को संभववाद कहा जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लो एक नदी बह रही है, नदी पे मानो डैम बना दिया, ठीक है। डैम बना के जो है यहाँ से अब सिंचाई कर रहा है, यहाँ से जो है विद्युत उत्पादन कर रहा है, पर्यटन का बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर बताइए। तो इसमें गहन निर्वाह क्या होता है, इसमें लिखेंगे इसमें किसान छोटे भूखंड पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए पारंपरिक या आधुनिक तकनीकों का मिश्रण उपयोग करते हैं। गहन नाम से स्पष्ट है जहाँ पे अधिक खेती होती है, जहाँ पे अधिक फसल उत्पादन किया जाता है, ठीक, घना होता है वहाँ पे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बात करती है, बड़े खेतों पर जो है कम श्रम के साथ में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, विस्तृत होती है, यहाँ पे गहन है, गहन का मतलब छोटा जमीन है, इसी में जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे विस्तृत है तो विस्तृत मतलब एक बड़ा होगा एरिया, बड़ा एरिया होगा, वहाँ मशीनों से काम होगा। तो इस प्रकार से अंतर इसके बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन से फसल आते हैं, तो गहन निर्वाह कृषि में चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार बाजरा ये सब आ जाते हैं। विस्तृत में भी इसमें गेहूं है, मक्का है, जौ है, ओट्स वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन ये बड़े क्षेत्रों में किए जाते हैं। बस अंतर इतना है कि ये बड़े क्षेत्रों में किए जाते हैं और गहन में छोटे क्षेत्र में ही ज़्यादा फसल उगाने का काम किया जाता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें औद्योगिक जो कचरा होता है उससे जल प्रदूषण होता है, कृषि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके कारण, घरेलू जो मल होते हैं उसके कारण होता है, प्लास्टिक जो ठोस कचरा होता है उसके कारण होता है, तेल रिसाव कभी कभी हो जाता है, तो ये भी जो है जल प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मृत्यु दर में कमी होने से जनसंख्या वृद्धि दर मतलब बढ़ती है। कृषि पर निर्भरता यानी अधिकांश श्रम शक्ति आवश्यकता के कारण जो है लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और अपना जो जीवन यापन है वो अपने समाज में अपने क्षेत्र में ही रहकर करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक कारक। सामाजिक और धार्मिक कारण भी जो है जनसंख्या बढ़ती है। कुछ समुदाय को लोग मानते हैं अधिक बच्चे होना उनकी परंपरा के जो है सही रहता है, तो इस प्रकार से लोग मानते हैं कि हम 2 हमारे 10 ऐसा नहीं अपनाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा और जागरूकता की कमी। इसमें लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में अनदेखा किया जाता है और शिक्षा की कमी देखने को मिलती है जिससे जनसंख्या बढ़ती है। अगला यहाँ पे शहरीकरण और प्रवासन, जो लोग गांव से शहर में जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान यानी इसको बोलते हैं भारत में नगरीय अपशिष्ट जो कूड़ा प्रबंधन है उसकी समस्या क्या है, आपको समस्या बतानी है, यहाँ पे परिभाषा नहीं बताना है, समस्या बतानी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहाँ पे लिखेंगे अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पहली समस्या यानी कचरे के निपटान के लिए आधुनिक सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। दूसरा, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव देखने को मिलता है, शहर में अधिक जनसंख्या जाके बस जाती है तो भाई कूड़ा फैलेगा ही। नेक्स्ट है खुले में कचरा फेंकना, ये भी समस्या मानी जाती है। अब अपशिष्ट जो है पृथक्करण की कमी यानी जो गीले सूखे कचरे होते हैं उन्हें अलग अलग नहीं किया जाता, एक ही में पूरा एक बॉक्स होता है उसी में सब जो है जमा कर देते हैं, तो ये भी दिक्कत हो जाती है, ये भी समस्या है। अगला पॉइंट इसमें जल और वायु प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कि कचरा जल स्रोतों से वायुमंडल भी दूषित होता है, ये भी समस्या है। स्थानीय प्रशासन की अक्षमता यानी जो है नगर निगम द्वारा अपशिष्ट जो प्रबंधन में लापरवाही की जाती है, इस प्रकार से कचरा फैलता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, आप इसे कर लेना अच्छे तरीके से, इसको मैंने करवा दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मानचित्र वाले प्रश्न आएंगे। मानचित्र वाला प्रश्न मैंने पूरा मैराथन कराया है, विश्व और भारत का कैसे भरना है आपको ट्रिक से मैंने समझाया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।